हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मान के चलती हूँ अच्छे ही होंगे, और नहीं भी अच्छे हैं तो फील कीजिए अच्छे हैं, और फिर देखिए सब अच्छा होगा। तो चलिए, गुड मॉर्निंग आप लोग को। हैव ए नाइस डे, हैव ए ब्लेस्ड डे। तो आज का न्यूज़ हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंडिया टू हैव ए 56 न्यू डॉपलर वेदर रडार। तो ये तो मतलब न्यूज़ है क्या कि इंडिया जो है 56 डॉपलर वेदर रडार सेटअप करने जा रहा है। न्यूज़ में आया है ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा। मतलब ऐसा किया गया कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो है ये इतने 56 डॉपलर वेदर रडार को इंस्टॉल किया जाएगा और यह लगाया जाएगा हर जगह। ये डॉपलर वेदर रडार क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करता है इन द माइक्रोवेव रेंज टू डिटेक्ट लोकेशन, डिटेक्ट करने के लिए। कोई भी लोकेशन हो, डायरेक्शन हो, अल्टीट्यूड हो, इंटेंसिटी हो, और ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को, इससे सब चीज़। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और इसका फिर कैसे ये जाता है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो याद रखने, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। ये मतलब वो उसको क्या कहते हैं, वेव्स के इंटेंसिटी। अरे यार भूल रहे हैं, चलो छोड़ो। ये मिनिस्ट्री और इसके एक वेदर, इसके साथ साथ एक वेदर फोरकास्ट भी, एक्सेसिबल वेदर फोरकास्ट भी प्रोवाइड करेगा, ताकि स्पेशली वो फार्मर के हेल्प के लिए होगा। प्राइमरी अगर देखा जाए तो फार्मर के लिए हेल्प के लिए होगा। और इससे अभी हम हाल फिलहाल ही शायद सितंबर में ही पढ़े, मिशन मौसम क्या था, उसमें भी तो वही था, वेदर के फोरकास्ट और फोरकास्ट और प्रेजेंट, मतलब कि फोरकास्ट और अभी जो चल रहा है उसको अनुमान लगाना था। 2 साल के लिए उसका भी टाइम दिया गया था, और 2000 करोड़ का मिशन था। ये तो देख लिए थे। और उसमें सेंटर इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, सेंटर का सपोर्ट था, ये सब था। तो वही बोल रहा है कि ये मिनिस्ट्री के द्वारा ऐप भी डेवलप किया जाए, और डॉपलर वेदर, और फिर हम देखेंगे रडार क्या होता है आगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर वेव्स पूछा जाए तो क्या होता है, ये एक एनर्जी वेव्स होता है जो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। इतना समझ में आ रहा है। और रडार जो माइक्रोवेव यूज़ करता है लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए। रडार क्या करता है, माइक्रोवेव्स यूज़ करता है लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और वेदर मॉनिटरिंग के लिए। अगर लंबे रेंज का डिटेक्ट करना है कुछ भी, या और वेदर को अगर मॉनिटर करना है कि क्या होगा, कैसे पूर्वानुमान लगाना है, तो उसके लिए रडार। इसका काम और है इस के तहत कि एम्फेसाइज ऑन मिशन रोल इन इन्हांसिंग अर्बन एंड विलेज लेवल फोरकास्टिंग सिस्टम। इसके तहत ये नए डॉपलर रडार लगाए जाएंगे, और फिर एक मिशन मौसम भी आया, और इसमें यही किया जाएगा कि अर्बन और विलेज लेवल का फोरकास्टिंग सिस्टम जो है उसको एम्फेसाइज, उस पर जोर देना है, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल पर उस पर काम करना है। आईएमडी जो है अपना रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशन को एक्सपांड किया है, कितना हो गया है, 7,000, और वर्क कर रहा है रियल टाइम फोरकास्ट देने में, अपना डे टू डे इम्प्रूव कर रहा है। और इतने सारे मिशन ला रहे हैं, कुछ भी ना कुछ लाते जा रहे हैं इससे रिलेटेड। तो और ये डॉपलर रडार कहीं ना कहीं ला रहा है, तो इसमें भी तो वही कर रहा है कि कोई भी अगर नेचर कैलेमिटीज आता है, ड्राउट, क्या कहते हैं, ड्राउट बोल रहे हैं, हाँ, फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, जो भी हो, मतलब इस तरीके से हम इतना प्रिसीजन, मेरा माइन्यूट प्रिसीजन हम कर पाए, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी हम दे पाए, ताकि मतलब अगर वो देख लिए कि हाँ यहाँ ये होगा तो होगा, उसमें ना का सवाल ही नहीं हो सकता है। तो इस तरह का गवर्नमेंट चाह रही है कि इस तरीके से हम एक माइन्यूट पर ध्यान दें, एकदम से एक। ये डॉपलर रडार क्या करता है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को
यूज़ करता है। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर है, ये एक एनर्जी वेव होता है जो इस लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है स्पेस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन माइक्रोवेव रेंज में, ताकि लोकेशन, डायरेक्ट एल्टीट्यूड, इंटेंसिटी और मोमेंट को और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रहा है तो उसको भी मेज़र करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसे मेज़र करेगा, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज आया तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। पर्पस यही है कि वही अभी जो हम बात किए, इन्हांस प्रिसीजन इन लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड सर्विलेंस। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग कर पाए और सर्विलेंस भी दे पाए। एप्लीकेशन इसका क्या है, वही बात की भी, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन किस तरीके से, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग इन रियल टाइम, वेदर से रिलेटेड। टाइप्स, वेवलेंथ के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एल, एस, सी, एक्स और एक्स बैंड, ये टाइप होते हैं। रेडियो, ये रडार देख लेते हैं, रडार का फुल फॉर्म, क्योंकि रडार न्यूज़ में तो यही है कि वेदर डॉपलर वेदर रडार जो है 56 न्यू इंडिया के द्वारा सेटअप कर दिया। तो रडार क्या है, रेडियो डिटेक्शन और रेंज, ये एक टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। किस लिए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, या कोई भी रेंज हो, कोई भी एंगल हो, वेलोसिटी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है कि कितना दूर है, यही सब मेजर करने के लिए हो गया। अब रडार काम करता है कैसे, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एक पल्स इमिट करता है, फिर वो टाइम मेजर करता है, फिर वो पल्स रिटर्न होता है, फिर वो अपना स्ट्रेंथ देता है, इस तरीके से। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो पहला क्या था कि इंडिया जो 56 नए डॉपलर वेदर रडार को सेटअप करने जा रहा है आने वाले समय में, और कैसे क्या ये क्लाउड फॉर्मेशन, रेन्स, थंडरस्टॉर्म, ये सब में हेल्प करेगा। अब है आमूर फाल्कन। ये जो आमूर फाल्कन, ये फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड। फेस्टिवल कहने का मतलब, फेस्टिवल क्या होता है, जैसे वो आमूर फाल्कन, ये एक बर्ड है वो, और बहुत ही लार्ज नंबर में वो बर्ड्स आती है, बहुत ही लार्ज नंबर में वो बर्ड्स आती है, और फिर उस तरीके से उसको सेलिब्रेट करता है। और ये आमूर फाल्कन फेस्टिवल इस तरीके से, कहाँ, नागालैंड में। तो आमूर फाल्कन न्यूज़ में क्यों आया है, देखेंगे। न्यूज़ में इसलिए आया है कि ऐसा नहीं कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इस तरीके से। इसका IUCN अगर देखा जाए तो लिस्ट कंसर्न है। ऐसा नहीं कि इस पर ध्यान भी नहीं दो, लेकिन थोड़ा सा इसके प्रति ध्यान देना होगा। अगर मतलब यहाँ से अगर हम इसको इसमें ढिलाई करते हैं या इस चीज़ को थोड़ा सा न्यूट्रल देते हैं थोड़ा सा, तो वो चीज़ फिर इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आते देर नहीं लगेगा। साइट्स अपेंडिक्स 2 में दिया गया है, जिसमें वही कहा गया कि आप इसको पोचिंग नहीं कर सकते, ना ही हंटिंग कर सकते, ना ही सेलिंग, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था उसमें कहा गया था। तो ये आमूर फाल्कन का साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, इसमें हम देखेंगे कैसे क्या है। फाल्को अमूरेंसिस, फाल्को अमूरेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। वही है कि मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जो है एक इसके हंटिंग, कैचिंग, किलिंग और बर्ड्स के सेलिंग सब पर बैन लगा दिया है। जैसे बोले ना कि आमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ, नागालैंड में होता है, तो मणिपुर सब में भी तो उस तरीके से तो बोलता है कि अगर बर्ड्स उस तरीके से आती है तो ऐसा नहीं कि अब इंसान जा रहा है उसको एंजॉय कर रहा है, वो उसको कैच कर रहा है, किल कर रहा है, इस तरीके से सेल कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये एक बैन लगा दिया है, अगर कोई इस तरीके से करता है तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, यही है। ये एक रैप्टर फाल्कन फैमिली का एक स्मॉल रैप्टर ऑफ फाल्कन फैमिली, ये अमूर फाल्कन जो है एक स्मॉल रैप्टर होता है फैमिली। ये कहाँ माइग्रेट कहाँ से करती है, साइबेरिया से चाइना फिर अफ्रीका, ये माइग्रेट करती है। और हाँ, क्यों नहीं करे, ये देखो, ये 20,000 किलोमीटर वन वे ट्रेवल करती है, 20,000 किलोमीटर ट्रेवल करके आती है, फिर यहाँ इस तरीके से इसका है कि स्टे करता नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में 2 महीने के लिए, फिर से ये साइबेरिया जब भी कोल्ड विंटर में साइबेरिया चली जाती है, फिर इंडिया, फिर अफ्रीका, इस तरीके से ये इंडिया में 2 मंथ स्टे के लिए आती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। हम देख रहे ये सिग्निफिकेंस थोड़ा सा है। डोयांग लेक नागालैंड में, तमेंगलोंग लेक मणिपुर, और
और नागालैंड को एक सबसे बड़े फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सोच लीजिए कितनी मतलब बड़ी संख्या में फाल्कन आती है, और फिर इस तरीके से और फिर गवर्नमेंट के द्वारा फाल्कन एनुअल अमूर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। समझ में आ गया अमूर फाल्कन क्या था, कैसे था। ये तो न्यूज़ था। अगर 2-3 चीज़ याद रखना है तो इसको IUCN अगर स्टेटस पूछ ले, लिस्ट कंसर्न है अमूर फाल्कन फेस्टिवल, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है नागालैंड को। एनुअल अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, नागालैंड में, और इस तरीके से। अब अगला है रेड सी। रेड सी, ये न्यूज़ में आया है कि ऑफिशियल डाटा दिखाया है कि इंडिया का गुड एक्सपोर्ट जो अगस्त में ड्रॉप हुआ है, कितना 9% ड्रॉप हुआ है, जिससे सेकेंड कंजिक्यूटिव डिक्लाइन दिखाया रेड सी क्राइसिस सब इस तरीके से। ये 6 कंट्रीज से बॉर्डर है, जिसे अगर ईस्ट से देखें तो ईस्ट रेड सी ईस्ट में किस कंट्री से बॉर्डर है, तो साउथ अर्मेनिया और यमन, वेस्ट में इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, डिजिबुती, और साउथ में ये कनेक्टेड इंडियन ओशन से, फिर ये बाब एल मंडब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडन, इस तरीके से। और नॉर्थ में कहाँ से है, नॉर्थ में है गल्फ ऑफ सुएज। इस तरीके से 6 कंट्रीज से इस थे। ये ग्लोबल 200 इको रीजन का पार्ट है, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली भी बनाता है। ये लोकेशन अगर देखा जाए तो सेमी इनक्लोज्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन, एशिया और अफ्रीका के बीच इंडियन ओशन में पड़ता है। रेड सी जो है कनेक्ट करता है अरेबियन और इंडियन ओशन को गल्फ ऑफ एडन और बाब एल मंडब स्टेट के था, और ये सिनाई पेनिनसुला भी इसको बांटता है। रेड सी न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि वहाँ इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड 9% घटा है, और ये क्यों हुआ है, रेड सी क्राइसिस चल रहा है इस तरह से। अब है क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट। ये क्या पता है, न्यूज़ में आया था ना, पिछले मंथ आया था कि कब आया था, कि इतने धार्मिक स्थल को, इतने तीर्थ स्थल को साफ़ सफाई किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, इतने होली प्लेसेस को, इतने पिलग्रिमेज सेंटर को साफ़ किया जाए, तो ये भी क्लीननेस टारगेट यूनिट के तहत ही आता है। इसमें क्या क्या है, गवर्नमेंट विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग 2 लाख डर्टी एंड डिफिकल्ट स्पॉट्स अक्रॉस कंट्री एज पार्ट ऑफ SBM। क्या है SBM, स्वच्छ भारत मिशन। तो वही है कि वो जो एकदम से स्मॉल नंबर में जो वो पिलग्रिमेज सेंटर को, तो ये जो है अब एक तरह से 2 लाख डर्टी और डिफिकल्ट इसको 2 लाख इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि स्वच्छ भारत मिशन के एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2 लाख जो भी डर्टी और डिफिकल्ट स्पॉट है उसको इम्प्रूव करना है, उसको साफ़ सफाई करना है। और जो भी डर्टी क्या हो, डर्टी कह सकते, जैसे होली कोई प्लेसेस है, कोई प्लेस है, उसमें डर्टी क्या होगा, उसमें क्या साफ सफाई करना, साफ सफाई यही करना है कि उसको क्या कहते हैं, रिनोवेशन करवाना है उसको, जो भी है उसमें मरम्मत का काम है वो सब होगा, उसके साफ़ सफाई को ध्यान करें। तो इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा क्लीनिंग के थ्रू, क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी स्पेसिफिक डर्टी और नेग्लेक्टेड स्पॉट आइडेंटिफाइड फॉर क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन अंडर SBM स्वच्छ भारत मिशन। नेग्लेक्टेड स्पॉट वही है, बहुत सारे हमारे धरोहर है, बहुत सारे हमारे हेरिटेज साइट हैं या सेंटर हैं। हेरिटेज साइट तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में पहले ही आ गया है, तो वो उस पर तो ध्यान, उसको तो बहुत ही कंजर्व करके रखा जा रहा है, उस पर बहुत ही वो सेंसिटिव हो गया अब। लेकिन हाँ, जो भी बहुत सारे हमारे पिलग्रिम सेंटर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे उस तरीके से उस सब पर ध्यान देना, उसको कहीं ना कहीं वो हमारे मोनूमेंट हैं, वो हमारे एंशिएंट मेडावल इस तरीके से पार्ट है, और हम अपनी धरोहर को खोते जा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ क्लीननेस लाए, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लाए, मॉडर्नाइजेशन, और इस तरीके से बहुत सारे क्लीन मेनी CPSUs विल एडेप्ट ऑन क्लीन। तो क्लीनेस्ट टारगेट यूनिट क्या था समझ में आ गया वो। अब है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ए सेंचुरी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड मिस्ट्रीज। अब
लग रहा होगा न्यूज़ में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन हिस्ट्री कहाँ से घुसा दिया गया। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए न्यूज़ में आ गया है कि 20 सितंबर 1924 को इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ था। तो इसलिए ये 21 को ये न्यूज़ मतलब है, तो 20 सितंबर को ये इसका मनाया गया कि इस तरीके से एक सेंचुरी इसका पूरा हुआ। किसके द्वारा डिस्कवरी हुआ था? तो जॉन मार्शल के। अगर इसमें जाए तो पता चला 1 घंटा का वीडियो बन गया, फिर भी कम है। तो बेसिक चीज़ ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट शुरू में डिस्कवर हुआ था, और ये इम्पोर्टेंट एक मोनूमेंटल मूवमेंट था ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री के स्टडी में कि ये इतनी बड़ी साइट का डिस्कवरी हुआ। अगर यहाँ देखा जाए तो क्या है कैसे है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंट क्राफ्टमैनशिप जैसे ब्रॉन्ज और कॉपर आर्टिफैक्ट, बीड, स्टील, टेराकोटा प्रोडक्ट बनता था आर्टिफैक्ट में। सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस था, वेट और मेजर बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर था, स्क्रिप्ट का यूज होता था, मेरी टाइम कॉन्टैक्ट था वेस्ट एशिया से, हाँ वहाँ एक्सपोर्ट होता था, इम्पोर्ट होता था सब चीज़। अगर हड़प्पा का अगर देखा था तो सुरकोटरा, चान्होदरा, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स। इसका हाँ ये है कि इसका स्क्रिप्ट ना अभी तक कुछ इसका था पता है, ये स्क्रिप्ट अगर पूछा था बोस्ट्रोफेरन स्क्रिप्ट था, जिसका कुछ उतना नहीं पता चला है। इसमें जैसे लोथल में क्या मिला, ढोलावीरा में क्या मिला, राखीगढ़ी में राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, कालीबंगम प्लफ्ट फील्ड मिला है, सुरकोटदा में हॉर्स का मतलब कुछ अवशेष मिला इसे, मोहनजोदड़ो ग्रेट गैनरी के लिए, लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस है, ढोलावीरा, फिर चानोदरा, पैराड्रिस। बहुत ज़्यादा है, इतना डिप में नहीं जाएंगे। एक है FATF प्लेस्ड इंडिया इन द रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी। देखो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़े थे, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। FATF कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है और इसका काम क्या है कैसे, तो ब्रीफ में पढ़ेंगे। बस इतना जानेंगे कि रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी में इंडिया को रखा है, क्योंकि ये रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में इंडिया को, क्योंकि इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और ये रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी जो ये टॉप कैटेगरी होता है। ये म्यूचुअल इवेल्युएशन पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसमें कंट्री का असेसमेंट होता है कि आप किस तरह से अपने मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, ये प्रोलिफरेशन ऑफ ये क्या है वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन, इस सब पर आपका कैसा रहा, आप किस तरीके से एसेस कर पाएँ, इस तरीके इसको किस तरीके से इस पर लड़ पाए हैं, या कैसे आप इस पर उसको क्या करते हैं रोकथाम लगाए हैं, कैसे इसको कंट्रोल करें। तो इस अनुसार से स्पेशली अगर FATF में क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म और ये वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन, इस तीनों पर इंडिया थोड़ा सा देख लेंगे, चूँकि इंडिया को रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी में डाला है तो इंडिया को देख लेंगे। इंडिया को ऑब्जर्वर ग्रुप में 2006 में 6 और 34th मेंबर इंडिया बना 25 जून 2010। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ लिया जाए FATF में इंडिया को कब मेंबर है। इंडिया रीजनल पार्टनर APG, यूरोसियन ग्रुप, ये सब का भी मेंबर है। हेडक्वार्टर अगर FATF का देख लेते तो पेरिस है। इंडिया जो हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लेंट्स विद FATF रिकॉर्ड, हाई लेवल कंप्लेंट्स मिला है इंडिया को। अगर देखा जाए तो अगर इस लिस्ट में अगर और कोई कंट्री है जिसको इस रेगुलर फॉलो इस टॉप कैटेगरी में, सिर्फ इंडिया, UK, यूरान और इटली, ये सारे G20 कंट्रीज़ हैं, यही सब सिर्फ इस लिस्ट में। अगर ब्लैक लिस्ट में देखा जाए तो अभी तक 3 कंट्री ब्लैक, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, याद हो गया। FATF जो है इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में डाला, और ये टॉप कैटेगरी होता है। ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट सब पता है। एक न्यूज़ में आ गया कोएलिकंथ फिश, शायद ऑस्ट्रेलिया में कुछ इस तरीके से डिस्कवरी किया और फिर देखने को मिला इस तरीके से, तो उतना नहीं जाएंगे। बस ये कोएलिकंथ फिश अगर कभी दे दिया जाए तो कम से कम ना भी कर पाए तो कम से कम आंसर तक तो पहुंच जाएंगे। देख लेते इसका साइंटिफिक नेम, नागामू गवी विरांगरी। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं सही नहीं है, यह है।
साइंटिफिक नेम याद रखना है, नागामू गवी विरेंगड़ी। लोकेशन अगर देखा ये कहाँ रहता है तो साउदर्न अफ्रीका और इंडोनेशिया के कोस्ट पे देखने को मिलता है। ये डीप सी फिश है, बहुत ही डीप में जाके रहती है। लिव्स इन डेप्थ अप टू कितना देखो, कह रहा है कि लिव्स इन डेप्थ अप टू 2300 या 23,000 क्या था, नहीं 2300 फीट बिलो सरफेस। लेंथ, ये मछली बहुत लंबी होती है, अगर लेंथ देखा जाए इस तरीके से 2 मीटर इसका होता है। ये देख लेते हैं आयुषन में, ये क्रिटिकली इंडेंजर है इसलिए न्यूज़ में आ गया और इसके प्रति थोड़ा सा कंसर्न होना होगा, थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन देना होगा, थोड़ा सा कंजर्व करना होगा। अपेंडिक्स 1 में रखा है। रिसेंट ये ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। ये जो है मछली ना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये बहुत ही पुरानी है, डेवोनियन पीरियड से बिलोंग करती है, डेवोनियन पीरियड के समय की। तो ये मछली कितना 359 मिलियन टू 419 मिलियन ईयर से हो। ये डेवोनियन पीरियड का टाइम अगर पूछ लिया जाए तो कितनी 359 मिलियन से 419 मिलियन से पहले का। ये इसका इवोल्यूशन अगर देखा तो बहुत ही स्लोली इवोल्यूशन होता है इसका, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि इसके न्यूज़ में इसलिए भी आया है कि कहीं ना कहीं इसके इवोल्यूशन रेट्स को जो है अफेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? अभी सबसे बड़ा क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उससे प्लांट्स जो भी जीव हैं सब उसको अफेक्ट हो रहा है। हम लोग पढ़े थे ना एनिमल हेल्थ, वन हेल्थ में हम पढ़े थे ना, इस तरीके से पढ़े थे कि हर कोई वन हेल्थ है, और एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, इन्वायरमेंट प्लांट, इस तरीके से मतलब हर कोई एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है। अगर हम एक चीज़ को अगर अफेक्ट करें तो वो घूम फिर के एक दूसरे को अफेक्ट करेगा ही। जिससे हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट और इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग हो, जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो भी हो, इतने सारी चीज़, तो उससे क्या हो रहा है, इसके एवोल्यूशनरी रेट्स पर फ़र्क पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? जिससे इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी हो रहा है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी गर्म हो रहा है, और यही ओशन का टेम्परेचर के ही वजह से तो पानी गर्म हो रहा है। ये सुनामी देखने को मिला है, साइक्लोन, वाटर ऑक्सीजन लेवल, एटमॉस्फेयर CO2, ये सभी जो ये कोएलेकांथ के इवोल्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये कोएलेकांथ फिश थोड़ा सा न्यूज़ में आया था, तो इतना थोड़ा सा पता चल गया, समझ में आ गया। तो हम क्या क्या न्यूज़ पर कोएलेकांथ फिश, FATF देखे इंडिया को, FATF जो इंडिया जो FATF के द्वारा इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में दे दिया, और ये टॉप कैटेगरी होता है। एक अमूर फाल्कन देखे थे, और नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहे थे। क्लीननेस टारगेट यूनिट भी देखे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन देखे कि न्यूज़ में इसलिए आएगा कि 20 अप्रैल 1994 को डिस्कवरीज क्या होते हैं, इसके सेंचुरी पूरे हो गए, और फिर किस तरीके से रहा। इसमें इंपॉर्टेंट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइड था। क्लीननेस टारगेट यूनिट देखे थे, जिसमें कहा गया था वो, इससे याद रखने को वही कि पिलग्रिमेज सेंटर जो भी है हमारे मोनूमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, उसको क्लीन करना और फिर एकदम से फ्रंट पे लाना है। अमूर फाल्कन, रेड सी देखे थे कि इंडिया जो है, इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप हुआ है 9%, और कहीं ना कहीं ये रेड सी के क्राइसिस। और पहला न्यूज़ देखे थे, इंडिया जो है 56 न्यू डॉपलर वेदर रडार जो है इंस्टॉल करने जा रहा, और फिर इसी के तहत मिशन मोशन शब्द भी देखे थे। ये था आज का न्यूज़। होप यू विल इंजॉयड। नहीं भी किए हैं तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और अपना काम कीजिए अच्छे से, और जिसका एग्ज़ाम सीजन सबका हो रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।